चलिए, ये थी इस हफ्ते की बड़ी अहम खबरें और अब अपने साथ एक बड़े दिग्गज को शामिल करते हैं। हमारे साथ आज चर्चा में शामिल हो रहे हैं गौरव सिंह कुशवाहा, जो कि एमडी और सीईओ हैं ब्लू स्टोन से और इस कंपनी के फाउंडर भी हैं। गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करते हुए। सबसे पहले, चूंकि आपके अर्निंग्स के नंबर्स आए हैं, तो उसके बारे में ज़रा जानकारी दें। कहाँ बेहतर रही है और कहाँ आपको लगता है कि इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश बनी हुई है? धन्यवाद प्रशांत जी फॉर होस्टिंग मी। अर्निंग्स अभी हम लोगों ने पिछले हफ्ते ही अपनी अर्निंग्स डिक्लेयर की हैं। तो हमारी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 42% है और साथ में ही जो रिपोर्टेड लॉस है दोज हैव आल्सो वो भी नीचे आ गए 41% से। सो आई थिंक हम लोग काफ़ी खुश हैं अपनी प्रोग्रेस से। ग्रोथ हमारी हमेशा से काफ़ी स्ट्रांग रही है एंड हमने देखा कि इस क्वार्टर में भी काफ़ी स्ट्रांग बनी रही है। सो आई थिंक हमारी स्ट्रैटेजी ठीक ठाक प्ले आउट कर रही है। जो हम लोगों ने ग्रोथ देखी है वो भी काफ़ी इवनली स्प्रेड है। सो इट्स नॉट कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही जगह से आई है। हम लोगों ने ग्रोथ, हमारे जो पुराने स्टोर है उनमें भी ग्रोथ है, जो नए स्टोर है उनमें भी ग्रोथ है, जो अलग अलग जोग्राफीज अलग अलग रीजन है उनमें भी ग्रोथ है। तो काफ़ी डेमोक्रेटिक सी ग्रोथ आई है एंड आई थिंक वो हमें काफ़ी खुशी देती है। और दूसरी चीज़ ये है कि हालांकि लॉस, जैसे अभी भी जो डिक्लेयर लॉस है वो लगभग 45 करोड़, सॉरी 35 करोड़ के आसपास है। बट उसमें भी नॉन कैश कंपोनेंट काफ़ी है। सो लगभग उसमें 23 करोड़ है जो ईसॉप कॉस्ट है, जो कि नॉन कैश कंपोनेंट होता है, बट आपको बुक्स में लेना होता है उससे। अब सिमिलरली ऐसा एक होता है 116 ROU अकाउंटिंग, जो रेंटल की लीज अकाउंटिंग होती है। उसमें जो आप एक्चुअल रेंटल देते हैं उससे ज़्यादा आपको P&L में बुक करना पड़ता है। सो वो 11 करोड़ का डिफरेंस है। सब ये सब देखते हैं तो हम देखते हैं कि हम काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी के आसपास पहुंच चुके हैं। तो सिर्फ ग्रोथ ही नहीं बट प्रॉफिटेबिलिटी भी काफ़ी स्ट्रांग चल रही है एंड आई थिंक दैट ये काफ़ी खुशी देता है हमें। बिल्कुल गौरव, मेरा अगला सवाल, चूंकि आप हमारी हिंदी ऑडियंस के साथ पहली बार इस तरह से इंटरेक्ट हो रहे हैं, पहली मुलाकात है आपकी, तो सबसे पहले ब्लू स्टोन की जर्नी के बारे में बताइए। कहाँ से शुरुआत हुई और अब तक की यात्रा कैसी रही? बिल्कुल। आई थिंक मैं पहली बार काफ़ी सारे ऑडियंस से बात कर रहा हूँ, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सवाल है। सो मैंने ब्लूस्टोन 2011 में शुरू की थी। उससे पहले मेरी एक और स्टार्टअप थी जो कि सोशल नेटवर्किंग स्पेस में थी। वो मैंने 2007 में शुरू की थी। वो मैंने फ्लिपकार्ट को बेची थी और उसके बाद निकल के फिर मैंने सोचा कि कुछ कॉमर्स में किया जाए। अलग अलग कैटेगरीज, काफ़ी सारी कैटेगरीज इमर्ज हो रही थी उस समय। और तब जब मैंने ज्वेलरी कैटेगरी देखी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे उसका साइज़ बहुत ज़्यादा पसंद आया। ये जो चीज़ है कि ज्वेलरी में काफ़ी ब्रांडेड प्लेयर वगैरह काफ़ी कम होते हैं कंपेयर टू कोई भी अदर कैटेगरी। अगर आप देखोगे, आप कपड़े देखो, जूते देखो, उन सब में बहुत सारे काफ़ी स्टिफ कंपटीशन भी होता है। ज्वेलरी में उल्टा, ज्वेलरी का साइज़ एक तो बहुत ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पे इंडिया में लगभग 5 से 6 लाख करोड़ जस्ट मार्केट साइज़ है। तो ज्वेलरी कैटेगरी बहुत ज़्यादा बड़ी है। हम भारतीय ज्वेलरी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा खरीदते हैं। किसी भी और देश में दुनिया में ऐसा नहीं होता। किसी भी देश में दुनिया में लोगों का ज्वेलरी से वो कनेक्ट नहीं है जो जो हमारे देश में है। और वो दिखता भी है हर शहर में क्या, हर गांव में, हर छोटे शहर में ऑल्सो, हर जगह कोई ना कोई बड़ा ज्वेलर होता ही है। और आई थिंक ये ऐसी कैटेगरी जो हम लोग जनरेशन से खरीद रहे हैं। सो कैटेगरी मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगी, तो आई डिसाइडेड कि मैं इसी कैटेगरी में शुरू करता हूँ। एंड उस समय हमारे जो जो पिछली कंपनी में जिन्होंने इन्वेस्ट किया था, एक्सेल पार्टनर्स, उन्होंने भी बोला कि वो भी कैटेगरी में काफ़ी इंटरेस्टेड है और वो मेरे साथ वापस भी काम करना चाहते थे। तो उन्होंने भी और उसमें इन्वेस्ट कर दिया, आइडिया लेवल पे इन्वेस्ट कर दिया। एंड आई थिंक उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा, उससे हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई कर पाए। अब मैं या मेरी कोई भी टीम ज्वेलरी इंडस्ट्री से नहीं है, तो हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें कोशिश कर करके सीखी हैं और इसलिए काफ़ी सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से भी सीखी हैं। तो हम अकेली ज्वेलरी कंपनी होंगे जो डिज़ाइन से लेके मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ खुद करते हैं। जनरली लोग इतना काम नहीं करते। जनरली लोग सिर्फ एक रिटेल करते हैं और बनाता कोई और है। बट हमें रियलाइज़ हो गया था कि जब हम ऑनलाइन लोगों के पास से रीच कर रहे हैं, जब ऑनलाइन अपने कस्टमर्स और अपने ऑडियंस से बात कर रहे हैं, तो डिज़ाइन की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और डिज़ाइन में अगर प्ले करना है तो उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग को भी कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये हम लोगों ने 2014-2015 में ही शुरू कर दिया था। अगर आप काफ़ी सारे D2C कंपनीज जो कहलाती हैं आजकल, अगर आप उनको देखोगे तो काफ़ी सारी वही प्लेबुक फॉलो कर रही हैं जो प्लेबुक हम लोगों ने 2013, 2014, 2015 में बनाई थी। और 2018, 2017-18 के आसपास हमें ये भी रियलाइजेशन हुआ कि काफ़ी सारे लोग हैं जो जो ब्राउजिंग ऑनलाइन करते हैं, बट उनका इतना कंफर्ट नहीं होता, स्पेशली जब वैल्यू बढ़ जाती है प्रोडक्ट की, तो वो एक बार फिजिकली भी देखना चाहते हैं। लाइक इट्स लाइक एक कार खरीदने जैसी चीज़ है। आप रिसर्च बहुत सारी ऑनलाइन करोगे बट आप ऑनलाइन कार खरीदोगे नहीं, क्योंकि वैल्यू उसकी बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। ज्वेलरी में भी ऐसे ही 50,000, 1 लाख, 2 लाख के भी प्रोडक्ट्स होते हैं जो लोग खरीदते हैं। अब जब 10-15 हज़ार का होता है तो लोग ऑनलाइन खरीद लेते हैं, देखते भी ऑनलाइन और खरीद भी लेते हैं ऑनलाइन।
बट जब जब बड़ा आइटम होता है 1 लाख 2 लाख 3 लाख का, तो लोग कन्वीनियंस नहीं देख रहे होते उस समय। लोग चाहते हैं कि बिल्कुल सब कुछ देख के अच्छा डिसीजन लें। तो ऑनलाइन पे डिस्कवरी बड़ी अच्छी होती है, बट जब जब ओमनी चैनल स्टोर भी आ जाता है तो वो पूरा वो पूरी परचेज साइकिल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाती है। सो वही हम लोग को दिखाई दे रहा था 2017-18 में। तो हम लोगों ने स्टोर खोलने शुरू किए, थोड़े बहुत स्टोर खोले, और हमने देखा कि ये प्ले आउट कर रहा है। तो जहां जहां भी हम स्टोर खोलते जा रहे थे वहां पे रेवेन्यू और बढ़ता जा रहा था। मैं आपको रांची का एग्जांपल देता हूँ। रांची में हम लोग जब स्टोर खुलना शुरू नहीं किया था, तो हम लोग रांची में एक साल में 70 लाख का रेवेन्यू करते थे। अभी हम लोगों ने 2 स्टोर खोल दिए हैं, और पिछले साल में हमने रांची में 18 करोड़ का बिजनेस किया है। तो आई थिंक दैट्स द इस वो इतना ज्यादा अपटेक है उस चीज का, ओमनी चैनल का। सो काफी अच्छा काम कर रहा है हमारे लिए। और अभी आई थिंक या वर्किंग आउट वेरी वेल, और वो सारे नंबर्स में भी शो करता है। जो ग्रोथ हो रही है, सेम स्टोर में भी ग्रोथ हो रही है, ज्यादा स्टोर बढ़ाते हैं उसकी वजह से भी ग्रोथ हो रही है। तो काफी अच्छा चल रहा है। गौरव, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मतलब आप जैसे यंग एंथुजियास्ट जो फाउंडर्स हैं, जो सीईओज हैं, वो किस तरह से कारोबार को लेकर वो कितने एक्साइटेड रहते हैं, और वो कहीं ना कहीं इंस्पायर भी करेगा जो एंटरप्रेन्योर आपको सुन रहे होंगे। हमें अब गोल्ड पर भी बात करनी होगी। सोने के दाम ऊपर बने रहने की वजह से आप कंज्यूमर बिहेवियर में कौन से ट्रेंड्स देख रहे हैं, और क्या लोग लाइट वेट रोजमर्रा पहनी जाने वाली ज्वेलरी या छोटे टिकट साइज की खरीदारी की तरफ शिफ्ट होते हुए दिख रहे हैं आपको? सो अब दो चीजें होती हैं। एक तो आई थिंक जो सोना लॉन्ग टर्म में जो सोना ऊपर जाता रहता है, आई थिंक ये तो हम 20 साल 30 साल 40 साल से देख रहे हैं, होता ही रहता है। तो आई थिंक लॉन्ग टर्म में इससे लोगों का भरोसा बढ़ता है इस कैटेगरी पे। बट शॉर्ट टर्म में क्या होता है, जब इमीडिएटली गोल्ड ऊपर बढ़ता है, सपोज एक हफ्ते में 5% ऊपर बढ़ गया, उस समय लोग काफी पुल बैक कर लेते हैं। लोगों को लगता, अब मतलब अगर मैं भी एक खरीदार हूँ, तो मुझे भी लगेगा कि यार पिछले हफ्ते तो इतने कम में मिल रहा था, अब ज्यादा में मिल रहा है, तो मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ, हो सकता है वापस नीचे आता है। कोई भी नहीं चाहता ना कि आपने कोई सामान खरीदा, बिल्कुल सबसे हाई वैल्यू पे खरीद लिया, उससे पहले भी नीचे था, उसके बाद भी नीचे था। सो आई थिंक जब ये ऊपर जा रहा होता है, तब लोग थोड़ा सा फ्रीज हो जाते हैं, सब तब कस्टमर्स थोड़ा सा रुक जाते हैं। वो देखते हैं कि एक बार देख लेंगे, ऐसा ना हो वापस नीचे आ रहा हो। तो उसके बाद जब स्टेबलाइज हो जाता है, तो डिमांड सारी वापस आ जाती है। बट जब वो ऊपर जा रहा होता है, जब बहुत वॉलेटाइल होता है, जिसे बोलते हैं गोल्ड, जब वो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होता है, तब लोग थोड़ा सा होल्ड बैक कर लेते हैं। सो आई थिंक हमने अप्रैल में देखा था वॉलेटिलिटी काफी हाई थी, उसके बाद थोड़ा सा स्टेबलाइज हुआ था। और अभी हम लोग देख रहे हैं कि फिर से वॉलेटाइल हो गया है काफी ज्यादा। और ऐसा हो रहा है पिछले 2-3 साल से। आई थिंक काफी सारे फेजेस में ऐसा हो चुका है। एक बार थोड़ा सा स्टेबलाइज होता है 1-2 महीने के लिए, उसके बाद खरीदार वापस आ जाते हैं। बट जब मूव कर रहा होता है, तब थोड़ा सा रुक जाते हैं। बिल्कुल, और हर दौर में ये जो डिमांड ट्रेंड्स हैं बड़े मायने रखते हैं। गौरव, मेरा अगला सवाल ये बताइए कि आप किन तरीकों से डिमांड पैटर्न्स में फ़र्क देख रहे हैं मेट्रो और छोटे शहरों में, खासतौर पे टायर 2 टायर 3 सिटीज़ के बीच जो फ़र्क है मेट्रो शहरों का, यहाँ पर किस तरह का फ़र्क है, और क्या ये आपके एक्सपेंशन स्ट्रेटजी बिजनेस मॉडल को भी कहीं ना कहीं एक तरह से फ़र्क इस पर लाता है? श्योर। सो हम लोग बेसिकली अगर स्टोर लेवल, एक स्टोर पे जब मैं परफॉर्मेंस देखता हूँ, तो देखिए हमने शुरू के स्टोर खोले थे सारे मेट्रोज और टीयर 1 में थे, क्योंकि ज़्यादा कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है वहाँ पे कि यहाँ तो चलेंगे ही चलेंगे। अभी पिछले 2-3 साल से हम लोगों ने टीयर 2 टीयर 3 में भी खोलने शुरू किए हैं। एंड आई थिंक बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट निकले। मतलब ये हम लोग भी थोड़ा कम एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट जो रिजल्ट निकली, और हमारे डीआरएचपी में भी डिस्क्लोज है ये डेटा, डीआरएचपी और आरएचपी दोनों में, कि जो टीयर 3 की परफॉर्मेंस है वो भी टीयर 1 के साथ कैचअप कर रही है। विंटेज का रोल होता ही है हमारी कैटेगरी में। हमारी कैटेगरी में जितना लंबा दुकान चलती है, उतनी ज़्यादा अच्छी होती रहती है, क्योंकि रिपीट बिल्ड होता है वहाँ पे। लोकल एरिया में ज़्यादा ट्रस्ट, ज़्यादा कंफर्ट बिल्ड होता है जितने टाइम तक लोग दुकान देखते हैं। सो उस सब का तो फर्क पड़ता ही है, बट अगर उसके लिए एडजस्ट करेंगे तो हम देख रहे हैं कि टीयर 2 टीयर 3 में भी काफ़ी अच्छी डिमांड आ रही है। जैसे आपको लखनऊ का एग्जांपल देता हूँ। लखनऊ में हमने 6 स्टोर खोल दिए। काफ़ी साल तक सिर्फ 2 स्टोर थे, बट फिर देखा कि अच्छा चल रहा है, तो और स्टोर खोले। तो आई थिंक इंडिया में खास बात ये भी है कि देखिए, ये ऐसी कैटेगरी है, ये मेट्रो वाली कैटेगरी नहीं है। इंडिया में ज्वेलरी तो हर शहर में ऑलरेडी चलती थी। तो ऐसे नहीं कि हमें जाके नई कैटेगरी लोगों को बतानी पड़ रही है। लोगों को कैटेगरी हमेशा से पता थी। बस उनको एक नया तरीका दे रहे हैं उसको कंज्यूम करने का, जो पूरा ओमनी चैनल तरीका है। और अगर आप देखोगे तो जो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में भी हैं, वहां पे भी जो लोग जितना टाइम स्पेंड करते हैं इंस्टाग्राम पे, गूगल पे, या ऑनलाइन जितना टाइम स्पेंड करते हैं, उसमें ऐसा कोई डिफरेंस तो है नहीं मेट्रो और उसमें। तो आई थिंक वहां पे जो उसका पुल जो मेट्रोज में बनता है, उतना टीयर 2 टीयर 3 में बनता है। और एक और चीज है कि टीयर 2 टीयर 3 में आई थिंक जो
डिज़ाइन की अवेलेबिलिटी होती है, वो भी रिलेटिवली कम होती है। मेट्रोज़ में फिर भी काफ़ी ऑप्शंस होते हैं इन लोगों के पास। बट अगर जैसे न्यू एज डिज़ाइन्स हैं या फ्यूजन डिज़ाइन्स हैं, कॉन्टेम्परेरी डिज़ाइन्स हैं, वो हम देखते हैं कि टियर 2, टियर 3 में थोड़ा-सा कम होता है, वहाँ ट्रेडिशनल थोड़ी ज़्यादा होती है। तो जो कुछ लोग होते हैं वहाँ पे जिनको हट के डिज़ाइन चाहिए होती है, उनके पास आई थिंक यही ऑप्शन बचता है। शुक्रिया करेंगे गौरव, अच्छा लगा आपसे बातचीत करते हुए। आपको, आपकी पूरी टीम को हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए, इसी के साथ यहां रुकना होगा हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी कुछ दिग्गजों से आपकी मुलाकात कराएंगे। बने रहिए हमारे साथ।